हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर। जैसा कि मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कितनी बार पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा ने इसे कितनी बार पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। 18, 19 से लेकर 26 तक रिपीट हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जो बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है, आप थोड़ी सी बात ज़रा फोकस होकर बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए जो अति लघु हमारे उत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके होते हैं संख्या में 6 प्रश्न, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर डेफिनेटली या तो √2, √3 या √5 टाइप नंबर 1, ठीक है। या तो बोर्ड परीक्षा इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो 99 to 100% पूछेगी ही पूछेगी। अगर बाई चांस किसी वजह से 1% नहीं भी पूछती है ना, तो सेकंड टाइप जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस का, जैसे कि 6 - √3 हो गया, ठीक है, 5 + 2 रूट हो गया, ठीक है। और मतलब और भी संख्या हमारी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी साइन आपका हो सकता है स्टूडेंट्स, हैं 4 + √5 भी हो सकता है। तो या तो इस टाइप का या फिर इस टाइप का बोर्ड परीक्षा डेफिनेटली पूछती है बोर्ड परीक्षा के अंदर, वो भी 2 मार्क्स के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर, वेरी शॉर्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स इन्हीं में से, अब देखो बात ये है कि इन तीनों में से अगर कोई आप एक भी क्वेश्चन की तैयारी कर लो अच्छी तरीके से, तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपके अपने आप सेल्फ प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों को सॉल्व करने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। और इन तीनों का जो मेथड है, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिद्ध करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। आप इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न तैयार कर लें, ठीक है, फिर तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो उसी प्रकार होंगे, बिल्कुल सिमिलरली सेम प्रोसेस होता है, बस हमें नंबर्स चेंज करने होते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। इनमें से भी कोई सा भी क्वेश्चन रेडी कर लो। सपोज आज हम √2 को प्रूव करना सीखेंगे कि अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो √3 या √5 आपके अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। बस जब क्वेश्चन आए आपका √3, तो बस आप जैसे √2 वाला आपने प्रिपेयर किया, तो उसमें बस आपको 3 कर देना है पूरे क्वेश्चन के अंदर, यानी कि आपको √2 की जगह √3 आपको कर देना है, अपना नंबर चेंज करना है। बाई चांस √5 के लिए आ जाए क्वेश्चन आपके लिए, तो जो आपने √2 के लिए प्रिपेयर किया है वहाँ पे जहाँ पे आपने नंबर 2 लिया होगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वहाँ पे आपको 5 कर देना है। बस इतना चेंज करना है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस एकदम सेम होता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, इनमें से कोई एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, तो बाकी के जो क्वेश्चन है इन पे बेस्ड वो अपने आप ही आपके प्रिपेयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा कि √2 को हमको प्रूव करना है अपरिमेय, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है प्रूव करने की, कि क्या करेंगे हम कि √2 को ना बिल्कुल इसका अपोजिट लेके चलेंगे, यानी कि परिमेय लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट? परिमेय। और पता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर हम इसी को गलत प्रूव कर देंगे। तो रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्याएं, हमारी वास्तविक संख्याएं जो स्टूडेंट, ठीक है, या तो वो आपका क्या होंगी, या तो परिमेय होंगी यानी कि रेशनल होगी, ठीक है, और नहीं तो आपकी अपरिमेय होगी। जब आपकी वो परिमेय नहीं होगी, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं होगी, तो क्या होगी स्टूडेंट? अगर आपको ढंग से नहीं चमक रहा तो यहाँ पे क्यों लिख लीजिए, ठीक है। रेशनल नहीं होगी तो वो क्या होगी? इरेशनली तो होगी। जब हम परिमेय लेके चलेंगे और परिमेय को हम गलत प्रूफ कर देंगे, तो वो परिमेय नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? अपरिमेय तो होगा स्टूडेंट। क्या होगा आपका? अपरिमेय ही तो होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है, ठीक है। जब परिमेय नहीं होगी तो वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय, ठीक है। तो क्या लेके चलेंगे हम स्टार्टिंग में स्टूडेंट? अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, तो इसको हम परिमेय लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छा प्रोसेस है, बस आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम मान के चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान ली। अब जब परिमेय है स्टूडेंट्स, हमने सीखा है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो PQ नंबर्स हैं वो आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि कोप्राइम नंबर्स हैं। मैं आपको बताऊंगी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं स्टूडेंट। भले ही टाइम कितना लग जाए, बट हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, इतने अच्छे तरीके से कि कभी हम इसे भूल ना पाएँ। P/Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अभी स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ सह अभाज्य क्या संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो सह अभाज्य संख्या हमारी स्टूडेंट वो होती हैं ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, ठीक है। एक डेफिनेशन, या इसे आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे दो नंबर
बट जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, क्या स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर, मैंने शॉर्ट में C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर लिखा है। कॉमन फैक्टर केवल एक हो, एक के अलावा कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर्स का कुछ और ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप 2, 3 ले सकते हैं। देखो इनका जो HCF है वो आपका 1 आएगा, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो भी आपका 1 है, ठीक है, और इनका HCF भी 1 है। आप 3, 5 ले सकते हैं, इनका भी HCF और कॉमन फैक्टर बिल्कुल 1 है। तो आई जस्ट होप आपको सहअभाज्य संख्याएं पता लग चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं अपने स्टूडेंट को अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू। तो स्टूडेंट यहाँ से अब करेंगे हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए इसकी इसमें, और यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं, इसकी इसमें, तो P1 = P इज इक्वल √2 की मल्टीप्लाई आप Q में करेंगे तो आपका आएगा √2Q, ठीक है। अब इनका आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको डिफाइन पता है, इसमें हमारा सॉल्व करने का जो मटेरियल है वो बहुत कम है और थ्योरेटिकल ज़्यादा है, ठीक है। एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी हम √3, √5 को भी इटसेल्फ इजीली कर लेंगे वर्ग करने पर, ठीक है स्टूडेंट। चलिए जब हम P का वर्ग करेंगे तो P² आएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो आपका 2 आएगा, ये आपका आएगा Q², ठीक है। यहाँ पे इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समीकरण 1 मान लिया इसको। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 2 है यहाँ पे Q² के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर आके डिवीजन में बदल जाएगा, P²/2 इज इक्वल Q²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थ्योरी में 2 लाइन एक्सप्लेन करनी है कि यदि, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यदि P², ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। स्टूडेंट्स मेरे साथ आप लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ साथ। पूर्णतः विभाजित है तो जो P है वो भी 2 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया आपको, जो कि जैसे 3² है वो 3 से डिविजेबल है, ठीक है, पूरा डिविजेबल होगा। भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 9 तो 3 से डिविजेबल होगा ही होगा ना, तो ये इटसेल्फ नंबर भी 3 से डिविजेबल होगा ही होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजेबल है तो वो सिंपल नंबर भी जो है वो उस नंबर से डिविजिबल पक्का होगा ही होगा। तो यही हमने एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। चलिए अब आगे का स्टेप हमारा क्या आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने, ठीक है, अब हमको मानना पड़ेगा, माना, ठीक है, P = 2R, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे जो है ये PQR की फॉर्म में, मतलब PQ, अब Q से अगला जो आपका इंटीजर है, पूर्णांक है, वो क्या होगा, R ही तो होगा, तो P की जगह पे आपको 2R मानना है। बाई चांस आप इसे √3 के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे आपको 3R मानना पड़ता, ठीक है। अगर बाई चांस आप इसे √5 के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे आपको 5R मानना पड़ता, ठीक है। मैंने कहा ना प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस नंबर्स चेंज होंगे। 3 के लिए कर रहे हो √3 के लिए तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा सारी जगहों पे, ठीक है। √5 के लिए कर रहे हो तो 5 करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको आपको पुट करना पड़ेगा समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। P² = 2Q² में, तो P की जगह पे यहाँ पे 2R रखेंगे, तो 2R का वर्ग करेंगे यहाँ पे, और 2Q² आपका बिल्कुल सेम, ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4R का वर्ग क्या होता है, R², ठीक है, इज इक्वल, ये तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो इस 2 से ये वाला 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2R² = Q², ठीक है। तो अब ये जो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवीजन में चेंज हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा, यहाँ पे गुणा में है ये, तो Q²/2 आ गया आपका। तो अब जो ये 2 लाइन आपने, ठीक है, यहाँ पे जो 2 लाइन लिखी हैं P² के लिए, ठीक है, P के लिए, अब यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी Q के लिए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Q² 2 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है, तो Q भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको भी बताया था कैसे एग्जाम्पल देके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जो 2 है, ठीक है, जो 2 है, सॉरी जो Q है वो भी 2 से पूरा कट रहा है, जो P है वो भी 2 से पूरा कट रहा है, तो 2 इनका गुणनखंड हो गया नहीं हो गया,
ठीक है, जिस नंबर से कोई नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है, तो वो नंबर उसका गुणनखंड बन जाता है। और हम लेके क्या चले थे कि जो पी क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल एक है। सहभाज्य का मतलब यही तो होता है कि उन दोनों नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है, जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल एक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों समीकरण से, समीकरण नंबर इसे हम 2 मान लेंगे, यहाँ पे इसे हम 3 मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम समीकरण 2 मान लेंगे, यहाँ पे से समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से 2 पी व क्यू का, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पे तो आपकी ऊपर वाली बात फेल हो गई, क्योंकि हमने जो पी क्यू जो नंबर मान के चले थे, यहाँ पे हम ऐसे मान के चले थे जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। यहाँ पे तो 2 भी आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ विरोध आभास की स्थिति, विरोध आभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, स्थिति उत्पन्न हो रही है। विरोध का मतलब क्या होता है, जो हमने मान के चला कि जो वो जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो रहा है। ठीक है, उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, कंडीशन उत्पन्न हो रही है। अब ये विरोधाभास की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है स्टूडेंट्स, हमारी गलत परिकल्पना के कारण। यानी कि जो हम मान के चले हैं ना, वो हमारी कल्पना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमने जो माना है ना √2 को एक परिमेय संख्या, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यह लिखना आपको बड़े अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स, जो आपको बताने हैं ना ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है कि यह विरोध आभास की, या फिर यहाँ पे आप विरोधाभास तो अपने यहाँ पे यूज़ कर लेते हो आप इस स्थिति, यह स्थिति हमारी गलत परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना के, गलत परिकल्पना क्या है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये वाली कल्पना। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये जो हमने कल्पना मानी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, गलत परिकल्पना हमारी ये वाली, ठीक है, के कारण उत्पन्न हुई है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो हमारी कल्पना थी वो हमारी गलत है, यानी कि जो हम परिमेय मान के चले हैं वो गलत है। अब मैंने क्या बताया, वास्तविक संख्या या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होगी। जब ये वाली संख्या आपकी परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी एक बात सुनिए ध्यान से, ये जो आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल सेम टू सेम √3 के लिए भी, ठीक है, बिल्कुल सेम है, √5 के लिए भी बिल्कुल सेम है। बस जहाँ पे आपने 2 प्रयोग किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर √3 के लिए कर रहे हैं आप तो यहाँ पे 3 कर देना है। पूरे क्वेश्चन में आपको स्टेप, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, और √3 √5 का इटसेल्फ खुद करके देखें, ठीक है, कि हम कर पा रहे हैं या नहीं। और कोई आपको डाउट आता है, ठीक है, तो मैं इनके लिए आपकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।